नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग जो हमारी पाठ्य पुस्तक है सृजन, उसका 5वां जो चैप्टर है वीर रस के कवि भूषण, इसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग इसके जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय के बारे में बात करेंगे। देखिए कैसे चुटकियों के अंदर आप लोगों को ये परिचय भी याद हो जाता है, किस ढंग से आपको याद करना है। याद करने के लिए आपको क्या होता है, कुछ डेटा की आवश्यकता होती है, कुछ नाम होते हैं जिनको आपको याद करना है, बाकी हम लोग इसे ढंग से याद कर सकते हैं। सबसे पहली बात कि ये जो वीर रस के कवि, ये जो कवि हैं भूषण जी, ये रीति काल के कवि हैं, यानी कि रीति काल का जो काव्य होता है उसकी क्या विशेषता होती है, इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको शुरुआत में ये चीजें बताई थी कि जो हिंदी साहित्य का काल है, यानी कि उसके 4 काल में बांटा गया, आदि काल, भक्ति काल, रीति काल और उसे आधुनिक काल। तो इन चारों कालों के अंदर एक जो भक्ति काल होता है, उस भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। और जो रीति काल है वह एक ऐसा काल था जिसके अंदर साहित्य जो है केवल दरबार तक, यानी कि जो कवि होते थे वो किसी ना किसी राजा के आश्रय में रहते थे। और उसकी खास बात यह है कि जो रीति काल का जो काव्य रचा गया है वो काव्य नहीं लिखा गया, बल्कि काव्य कैसे लिखने चाहिए उसके लक्षण ग्रंथ लिखे गए हैं। तो मैंने इससे पहले जो बिहारी जी का चैप्टर पढ़ाया था उसके अंदर भी आप लोगों को वही बात बताई थी कि वो भी रीति काल का कवि है। कवि बिहारी जी जो थे वो भी किसके आश्रय में रहते थे, आमेर के राजा थे, ठीक है ना, क्या नाम था, मिर्जा जयसिंह। लेकिन अगर हम कवि भूषण जी की बात करें कि ये रीति काल के कवि हैं, तो ये किसी ना किसी राजा के आश्रय में रहे होंगे। ये भी किस राजा के आश्रय में रहे थे, तो ये रहे थे हमारे छत्रपति शिवाजी, जो महाराज शिवाजी हैं और महाराज छत्रसाल हैं, इन राजाओं के आश्रय में रहे थे। देखिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें आप लोग आज इसमें सीखने वाले हो। कुछ मैं आपको हिस्ट्री से जुड़ी हुई बातें भी बताने वाला हूं, तो बने रहिए मेरे साथ। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं हम सबसे पहले कि जो इनका जन्म कब हुआ था। सबसे पहले हम इनके जन्म की बात करते हैं। इनका जन्म हुआ है 1613 ईस्वी में, यानी कि 1613 ईस्वी में उत्तर प्रदेश, ये स्टेट कौन सा है, ये राज्य है उत्तर प्रदेश, और ये कानपुर कौन सा है, जिला है, और तिकवापुर क्या है, गांव का नाम है। तो ये 3 चीज आप ध्यान रखेंगे, 1613 उत्तर प्रदेश, कानपुर, तिकवापुर, ऐसे आप लोग याद करेंगे। एक डिजिट ध्यान रख लें, 1613 उत्तर प्रदेश, कानपुर, तिकवापुर। तो आप इसको जब लाइन बनाएंगे तो लाइन कैसे बना लेंगे कि जो कवि भूषण हैं वो रीति काल के कवि हैं। रीति काल के अंदर श्रृंगार रस की प्रधानता होती है, लेकिन रीति काल के जो कवि हैं उनमें कवि भूषण जो है बिल्कुल अलग हैं। उसके बारे में अभी थोड़ी देर विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले हम जन्म को याद करने की ट्रिक बता रहा हूं मैं आप लोगों को, कैसे याद करनी है। 1613 क्या करने हैं, 1613, एक बार 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 हम बोलेंगे। 1613 ईस्वी के अंदर क्या हुआ, इनका जन्म हुआ है। कहां हुआ है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अंदर कौन सा जिला है, कानपुर जिले के अंदर कौन सा गांव है, तिकवापुर। तिकवापुर गांव के अंदर इनका क्या हुआ है, जन्म हुआ है। कब हुआ है, 1613 ईस्वी में। कब हुआ है, 1613 ईस्वी में। और कहां पर हुआ है, उत्तर प्रदेश के कानपुर तिकवापुर गांव में इनका जन्म हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए इनका मूल नाम क्या था, कवि भूषण का मूल नाम क्या था, तो कवि भूषण का मूल नाम जो था वो घनश्याम था। क्या नाम था, घनश्याम था। और ये जो भूषण बोल रहे हैं अपन, ये इनकी उपाधि थी। क्या थी, ये उपाधि थी। तब हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि कवि भूषण जो है ये भूषण की उपाधि किसने दी थी, तो इसकी जो उपाधि दी थी चित्रकूट। चित्रकूट का राजा था जिसका नाम क्या है, रुद्र। चित्रकूट का राजा है रुद्र, उसने घनश्याम यानी कि इनका मूल नाम है, और उनको उपाधि दी थी, क्या दी थी, भूषण। तो आप लोगों को मालूम चल रहा है कि कवि भूषण का जन्म कब हुआ, 1613 ईस्वी में। कहां पर हुआ, उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ, ठीक है ना। और उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला है, कानपुर जिला। कौन सा गांव है, तिकवापुर, ठीक है। मूल नाम क्या है, घनश्याम है। इनको भूषण की उपाधि किसने दी थी, चित्रकूट के राजा रुद्र ने इन्हें भूषण की उपाधि दी थी, ठीक है। और इनका मूल नाम क्या है, घनश्याम है। इनका मूल नाम क्या है, घनश्याम है। इनके पिताजी का नाम क्या है, रत्नाकर त्रिपाठी, पंडित रत्नाकर त्रिपाठी। क्या नाम है, पंडित रत्नाकर त्रिपाठी इनके
पिताजी का नाम है, इनके दो भाई थे, एक चिंतामणि और एक मतीराम। यहां पर मैंने दोनों का नाम लिखा हुआ है, इनके भाई हैं चिंतामणि और एक का नाम है मतीराम। और इनके पिताजी का नाम क्या है? पंडित रत्नाकर त्रिपाठी। ये इनके पिताजी का नाम है और इनके भाई का नाम क्या है? चिंतामणि या मतीराम। और इनको भूषण की उपाधि किसने दी है? चित्रकूट के राजा रुद्र ने इन्हें भूषण की उपाधि दी है। और ये महाराज छत्रपति शिवाजी और महाराज छत्रसाल के आश्रय में रहते थे, ये इनके आश्रय में रहते थे। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कवि भूषण की, कि इनके अंदर राष्ट्रीय भावना थी, देशभक्ति का जज्बा था। तो इन्होंने अपने साहित्य के अंदर ऐसे राजाओं को स्थान दिया जो वास्तव में लोगों की नजरों में नायक थे, हीरो थे। तो उस समय भारत देश के अंदर जो हिंदुत्व का झंडा लहराने वाला व्यक्ति थे वो कौन थे? महाराज शिवाजी, जिसने औरंगजेब की अधीनता को कभी स्वीकार नहीं करा। जिस तरह से राजस्थान के अंदर महाराणा प्रताप ने अकबर को कभी भी अकबर की क्या नहीं करी थी? अधीनता स्वीकार नहीं करी थी। और ताउम्र अकबर जो है महाराणा प्रताप को हराने के लिए लालायित रहा, लेकिन वह कभी उसे हरा नहीं पाया, पराजित नहीं कर पाया। उसी तरह औरंगजेब के शासनकाल के अंदर, यानी कि जब महाराज शिवाजी थे, महाराज शिवाजी भी औरंगजेब को उसी तरह छकाते रहे, उसे एक तरह से उसकी अधीनता को कभी भी उन्होंने स्वीकार नहीं करा। आगे बहुत सारी रोचक जानकारी दूंगा किस तरह औरंगजेब ने महाराज शिवाजी को अपने दरबार में बुलाकर उसे अपमानित किया था। आज हम इस चैप्टर के अंदर 5 कवि के बारे में चर्चा करेंगे, उन चीजों के बारे में भी जानेंगे। तो यहां देखिए महाराज शिवाजी, इनका जो निधन है वो हो गया था 1500 यानी कि 1715 ईस्वी के अंदर। 1715 ऐसे डिजिट याद कर लो, 1715, 16 13 17 15, यानी कि 1613 ईस्वी में क्या हुआ है? जन्म हुआ है। 1715 ईस्वी के अंदर क्या हुआ है? इनका निधन हुआ है। ठीक है, इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में चर्चा करने से पहले मैं आपको इनके जीवन से जुड़ी हुई और भी बातें बता देता हूं कि जो महाराज शिवाजी थे वह एक तरह से लोक नायक थे, राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत थे। उन्होंने एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि जो कवि भूषण हैं उनके जीवन का उद्देश्य यही था कि वह अपने हिंदू राष्ट्र, हमारे भारत राष्ट्र के अंदर जो नायक हैं, हीरो हैं, उनकी क्या करी जाए? प्रशंसा की जाए। कुल मिलाकर जो रीति काल का साहित्य रचा गया है, रीति काल के अंदर जो भी कवि हुए हैं वो किसी ना किसी राजा के आश्रय में रहे हैं। इसीलिए रीतिकालीन का जो काव्य है उसे दरबारी काव्य कहा जाता है, दरबारी साहित्य कहा जाता है, क्योंकि वह दरबार तक सीमित रहता था और कवि जिस राजा के आश्रय में रहता था उसकी प्रशंसा के लिए वह साहित्य सृजन करता था, साहित्य लिखता था, लक्षण ग्रंथ लिखता था। लक्षण ग्रंथ मैंने आपको पहले बता दिया, लक्षण ग्रंथ ऐसे ग्रंथ होते हैं जो ये बताते हैं साहित्य कैसे लिखना चाहिए, यानी कि अलंकारों के लिए, छंदों के लिए, शब्द शक्ति के लिए ऐसे लक्षण ग्रंथ लिखे जाते हैं। तो वहां उन्होंने लिखे इस चीज को। तो जो महाराज अपनी इसकी बात कर रहे हैं कवि भूषण की, ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है इसके अंदर बच्चों। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कवि भूषण है वो रीति काल के अन्य कवियों से अलग क्यों है? यानी कि जो कवि भूषण है वो रीति काल के कवियों से अलग क्यों है? तो आपको क्या बताना है कि रीति काल के अंदर जो प्रधान रस था वो श्रृंगार रस था। रीति काल का प्रधान रस कौन सा है? श्रृंगार रस है। रीति काल के जो कवि थे उन्होंने श्रृंगार रस में रचनाएं लिखी थी, किंतु कवि भूषण जो हैं उन्होंने रीति काल के अंदर भी वीर रस की कविताएं लिखी थी। यही कारण है कि जो कवि भूषण हैं रीति काल के अन्य कवियों से क्या है? बिल्कुल अलग है। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, आता है, ठीक है ना। तो आप लोग बता देंगे कि रीति कालीन जो कवि थे उनका प्रधान रस श्रृंगार रस था। रीति काल के जो कवि थे वो किसी ना किसी राजा के आश्रय में रहते थे और श्रृंगार रस की रचनाओं को लिखते थे, श्रृंगार रस की ही प्रधानता रहती थी। लेकिन जो कवि भूषण हैं इनके काव्य के अंदर श्रृंगार रस की प्रधानता नहीं है, बल्कि किसकी है? वीर रस की प्रधानता है। और यही कारण है कि ये रीति काल के अन्य कवियों से बिल्कुल क्या है? अलग हैं, बिल्कुल अलग इनको माना जाता है। जैसे कवि बिहारी जी के बारे में पढ़ा था, वो गागर में सागर भरने की बात करते हैं। इसी तरह कवि भूषण के बारे में कहा जाता है कि वीर रस में इनका मुकाबला करने वाला कोई दूसरा नहीं है। कहने का मतलब इन्होंने वीर रस की इतनी ओजपूर्ण कविताएं लिखी हैं जिनको पढ़ने के बाद
व्यक्ति के अंदर इतना जोश, इतना उत्साह आ जाता है। अभी हम लोग पढ़ेंगे, जब देखेंगे किस तरह से इन्होंने अपने साहित्य के अंदर महाराज शिवाजी की वीरता का, उसके पराक्रम का क्या किया है, वर्णन किया है। तो चलिए इनकी रचनाओं के बारे में बात करते हैं बच्चों। इनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं, आपको ये 5 रचनाएं मैंने लिख रखी, इनको ध्यान रखना है। एक है शिवराज भूषण, पहली कौन सी इनकी, शिवराज भूषण, जिसके अंदर अलंकारों के लक्षण और उनके उदाहरण दिए गए हैं। ये जो शिवराज भूषण है, इसमें अलंकारों के लक्षण और उनके उदाहरण, लक्षण का मतलब है परिभाषाएं, अलंकारों की परिभाषा क्या है, उनके लक्षण क्या है, कौन से अलंकार का क्या लक्षण है, मतलब किस अलंकार को किस तरह से पहचान सकते हैं, उदाहरण के साथ उस चीज को समझाया है शिवराज भूषण में। एक है छत्रसाल दशक और शिवा बावनी, इसमें वीर रस का सुंदर वर्णन किया गया। वीर रस की सुंदर रचनाएं आप लोगों को यहां पढ़ने को मिल सकती हैं अगर आप साहित्य में थोड़ी रुचि रखते हैं तो। भूषण हजारा और भूषण उल्लास, ये इनकी 2 और रचनाएं हैं। अब देखिए इनके काव्य की प्रमुख विशेषता क्या है कि इनमें वीर रस की प्रधानता है। सबसे बड़ी बात है कवि भूषण के साहित्य की क्या विशेषता है, तो ये विशेषताएं लिख रहा हूं मैं यहां पर। ये विशेषताएं हैं कवि भूषण के काव्य के अंदर वीर रस की प्रधानता है। राष्ट्रीय भावना, यानी कि राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत साहित्य लिखा है। राष्ट्र भावना यानी कि रीति काल के अंदर होकर के भी इन्होंने श्रृंगार रस के बारे में बात नहीं करी, इन्होंने किसी राजा की प्रशंसा के बारे में बात नहीं कर रहा है। कहने का मतलब इनके साहित्य में अपने देशभक्ति, अपनी राष्ट्र भावना से ओतप्रोत इनका साहित्य है। और लोक कल्याण की भावना है, यानी कि लोगों के कल्याण की क्या है, भावना निहित है। और हिंदुत्व की रक्षा की चेतना कि किस तरह से एक हिंदुत्व साम्राज्य स्थापित किया जाए, हिंदुत्व की किस तरह से रक्षा की जाए, इन सब बिंदुओं को लेकर के कवि भूषण ने साहित्य लिखा था। इनके साहित्य के अंदर यही चीजें हैं। आज हम जो इसके अंदर एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं, इसके अंदर कवि भूषण के ये जो वीर रस के कवित में लिख रहा हूं, कितने कवित पढ़ेंगे हम लोग, इसमें 5 कवित हैं। कितने कवित हैं, 5 कवित हैं। उन 5 कवित के अंदर महाराज शिवाजी के पराक्रम, शौर्य और उनकी वीरता का वर्णन किया गया है। तो चलिए अपन देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पद के हिंदी अनुवाद को पढ़ते हैं। हम लोगों ने पढ़ा है कि जो कवि भूषण है उनका जीवन परिचय और साहित्य परिचय। अब हम लोग देखते हैं इसके अंदर जो पहला कवित है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। जो फर्स्ट कवित है उसे हम पढ़ते हैं। यहां पर देखो, साजी चतुरंग सैन अंग में उमंगधारी। अब इसको हम पढ़ेंगे कैसे, इसको ध्यान रखिए। सबसे पहले मैं आपको सारे शब्दों का अर्थ लिखवा रहा हूं, आप लोग अर्थ को नोट कर लीजिए। फिर हम लोग इसमें प्रसंग के बारे में बात करेंगे, फिर इसके अनुवाद के बारे में बात करेंगे, फिर व्याख्या के बारे में बात करेंगे। 3-4 तरह से इसको चीजों को सीखेंगे, तो ध्यान से समझिए। सबसे पहले देखो, साजी का अर्थ होता है सजाना, यानी कि चतुरंग। चतुरंग सैन, ये शब्द जो है चतुरंग सैन का मतलब है चतुरंगनी सेना, यानी कि सेना जो है उसके 4 अंग होते हैं, हाथी सवार, घुड़सवार, पैदल सवार और रथ सवार। ये लाखों की संख्या की एक सेना होती है जिसको संस्कृत में अक्षौहिणी सेना बोलते हैं, और हिंदी के अंदर ये चतुरंग सैन यानी कि चतुरंगनी सेना, यानी कि ऐसी सेना जिसमें 4 प्रकार के सैनिक होते हैं, रथ सवार, हाथी सवार, घुड़सवार और पैदल। ठीक है ना, तो ये चतुरंगनी सेना होती है। तो आप समझ में आ गए ना, चतुरंग सैन का मतलब है चतुरंगनी सेना। अंग में उमंगधारी, अंग का मतलब है शरीर, अपने शरीर में उमंग का मतलब है उत्साह। उमंग जो है इसका अर्थ क्या है, उत्साह, उत्साह। धारी मतलब धारण करके, यानी कि महाराज जो शिवाजी है उसके पराक्रम, शौर्य और वीरता का वर्णन यहां पर किया जा रहा है। तो जब अपनी चतुरंगनी सेना सजाकर और अपने शरीर में उत्साह को धारण करके, और जब ये जो महाराज शिवाजी, देखो सर्जा शिवाजी, ये सर्जा क्या है, इनकी उपाधि है महाराज शिवाजी की। सर्जा जो शिवाजी है, जंग जीतन चलत है, यानी कि युद्ध जीतने के लिए जब जाते हैं, जंग जीतन मतलब युद्ध जीतने के लिए जाते हैं। तो कवि भूषण, भनत जो है, भनत शब्द का अर्थ है कहना, यानी कि इस बात को बता कौन रहा है, कवि भूषण बता रहे हैं आपको। तो कवि भूषण कहते हैं नाद मतलब आवाज, नाद का मतलब क्या है, आवाज, साउंड। बीहद मतलब बेहद,
बीहद का अर्थ क्या होता है? बेहद। और नगारन मतलब नगाड़ों की। जब वो चतुरंगनी सेना सजाकर अपने शरीर में अत्यधिक उत्साह को धारण करके और जब महाराज शिवाजी, सर्जा शिवाजी युद्ध जीतने के लिए युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान करते हैं तो नगाड़ों की बेहद गर्जना होती है, बेहद आवाज, यानी कि नगाड़ों की बहुत आवाज आती है, नगाड़ों की भीषण आवाज आती है, ठीक है ना। अब नगाड़े आप जानते हो जब युद्ध जीतते हैं तो कई बार आपने टीवी पर सीरियल वगैरह में देखा होगा, चंद्रगुप्त वाला भी जो चैनल वो आता था उसके अंदर रहता है ना, जैसे ही सेना निकलती है बड़ी सी पुपाड़ी बजती है, नगाड़े बजते हैं। तो उसकी बात हो रही है कि जब महाराज शिवाजी अपनी चतुरंगनी सेना को सजा करके और युद्ध जीतने के लिए चलते हैं तो जब महाराज शिवाजी अपनी चतुरंगनी सेना सजा करके और युद्ध जीतने के लिए जाते हैं तो वहां पर क्या होता है बच्चों कि जब नगाड़ों की बेहद आवाज आती है तो यहां चीज सीख लीजिए, नदी नद, नदी नद का मतलब है नदी और नद का मतलब है नाले। इसमें दो शब्द है, नदी और नद। नद का मतलब नाले, नदी और नाले, ठीक है। मद, ये मद क्या होता है इसको समझे। ये मद को आप मद पदार्थ ही बोलेंगे, लेकिन मद क्या होता है कि जो हाथी होते हैं उनके जो कान होते हैं, कान और माथे के आसपास एक तरल पदार्थ निकलता है जिसको मद पदार्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मद पदार्थ। ये एक तरल पदार्थ होता है। गैबरन का मतलब है हाथी, गैबरन का मतलब क्या है? हाथी। रलत मतलब, रलत का मतलब होता है रिसना, एक तरह से निकलता है, यानी कि हाथियों की जो सेना चल रही है उनके माथे से, कान से इतना मद पदार्थ निकलता है कि नदी नाले भी बहने लग जाते हैं। यही खास बात है कवि भूषण जी की। मतलब अपने जब ये काव्य पंक्तियां लिख रहे हैं तो इसके अंदर बड़ा चढ़ाकर के बातों को बता रहे हैं। तो ये बड़ा चढ़ाकर जब बातों को बताते हैं तो कौन सा अलंकार होता है वहां पर? अतिशोक्ति अलंकार। कौन सा अलंकार होता है? अतिशोक्ति अलंकार। अतिशोक्ति अलंकार कहां होता है कि जब किसी काव्य पंक्ति में किसी विषय को, किसी बात को, किसी कथन को बड़ा चढ़ा करके बताया जाता है तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? अतिशोक्ति अलंकार होता है। तो यहां पर कवि भूषण जो हैं उनका जो काव्य नायक है, उनका जो साहित्य का नायक है तो वो कौन है? महाराज शिवाजी। तो इस पद के अंदर उन्होंने महाराज शिवाजी के शौर्य, पराक्रम और उसकी वीरता का वर्णन कर रहे हैं। इसके अंदर उन्होंने ये बताया है कि महाराज शिवाजी की जो सेना है वो कितनी विशाल सेना है और कितने पराक्रमी और शौर्य पुरुष जो थे महाराज शिवाजी थे। उसी चीज की हम चर्चा कर रहे हैं कि जब हाथी चलते हैं तो हाथी के माथे से, कान के पास से इतना मद पदार्थ निकलता है, रलता है, रिसता है कि नदी नाले बहने लग जाते हैं, नदी नाले उफन जाते हैं। एल फैल, एल फैल का मतलब होता है फैल फैल करके चलना। एल फैल मतलब फैल फैल करके। खैल बैल, खैल बैल मतलब एल फैल खैल बैल, यानी कि खलक का मतलब होता है संसार और गैल, गैल मतलब गली गली में, ठीक है ना। क्या हो जाता है? एक तरह से उसका आतंक जो होता है महाराज शिवाजी का, जो खैल बैल का मतलब है कि जब महाराज शिवाजी की जो सेना है जब फैल फैल कर चलती है तो गली गली के अंदर एक तरह से हाहाकार मच जाता है, एक तरह से ऐसा माहौल हो जाता है कि पता नहीं अब क्या होने वाला है। जैसे अभी चाइना और भारत के बीच में टकराव की स्थिति हो रही है तो अब ऐसी कंडीशन हो रही है कि अब भारत जैसे युद्ध के लिए तैयार हुआ, उधर से चाइना तैयार हुआ, पता नहीं अब क्या होगा। तो जब महाराज शिवाजी की जो विशाल सेना और वो युद्ध जीतने के लिए जा रही है तो संसार की गली गली के अंदर खलबली मच जाती थी, ठीक है ना। खैल बैल का मतलब क्या है? खलबली मचना, ठीक है। एल फैल खलबली मच जाना। और गजन की ठैल पेल, गजन का मतलब होता है हाथी, गजन का मतलब क्या है बच्चों? हाथी। और ठैल पेल, जब हाथी चलते हैं तो एक दूसरे से टकराते हुए चलते हैं। जब हाथी टकराते हुए एक दूसरे के साथ वो चल रहे हैं, ठेल पेल चल रहे हैं, तो सैल का मतलब है पर्वत, सैल का मतलब क्या है? पर्वत। उसलत मतलब उखड़ जाते हैं, तो बड़े बड़े पहाड़ भी क्या हो जाते हैं? उनके कंपन से उखड़ जाते हैं। मतलब देखो कितनी बड़ी बात बोल रहा है कि जब महाराज शिवाजी की विशाल सेना और उसमें जब हाथी एक दूसरे से टकराते हुए, धक्का देते हुए चल रहे हैं तो रास्ते के अंदर जो बड़े बड़े पर्वत आते हैं उस कंपन से वो
पर्वत भी उखड़ जाते हैं। देखिए कितनी बड़ी फेंक रही है, ठीक है। तो देखिए तारा सो तरनी, अब तारा का मतलब तारे होते, सो मतलब समान, तारों के समान, तरनी का मतलब है सूर्य, तरनी का मतलब क्या है सूर्य। और धूरी धारा, धूरी धारा मतलब धरती के ऊपर जब धूल उड़ती है, लगत जिमी, लगता है जैसे, जिमी मतलब जैसे लगता है, ठीक है। तो यहां पर बच्चों पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, कई अलंकारों की भरमार पाई गई है इस पद के अंदर। तो बड़ा इजी रहेगा, जब आप इसकी व्याख्या में विशेष टिप्पणी लिखोगे तो वहां पर आपके पास में कई अलंकार लिखने के लिए रहेंगे। तो देखिए ध्यान से समझिए कि जब विशाल सेना चल रही है, अब चलने से जो धूल उड़ती है, मिट्टी उड़ती है, तो इतनी मिट्टी का गुबार उड़ता है कि जो सूर्य है वो भी तारे के समान छोटा सा दिखाई देने लग जाता है। यानी कि धूल का इतना बड़ा गुबार उड़ता है कि सूर्य भी एक तारे के जैसा दिखाई देने लगता है। और थारा पर, थारा का मतलब है थाली, थारा का मतलब क्या है थाली पर पारा। अब पारा क्या होता है, मरकरी बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं मरकरी। पारा जो होता है, उस पारे को जैसे थाली पर रख देते हैं तो वो पारा जो है जैसे तस्तरी, इस तरह जो प्लेट है वो जैसे हिलती है तो वो पारा भी इधर उधर लुढ़कता रहता है। तो मतलब पारावर का मतलब है समुद्र, पारावर का मतलब क्या है समुद्र। तो ये जो समुद्र है ना, यो हलत वैसे हिल रहा है। यानी कि जब सेना चल रही है, महाराज शिवाजी की जो सेना है वो जब चलती है तो उसके चलने से इतना कंपन होता है कि जो समुद्र है वो ऐसे हिलने लग जाता है, मतलब थाली पे रखा हुआ जैसे पारा हिल रहा हो। समझ में आया बच्चों? तो देखिए अब मैं आपको बहुत अच्छे ढंग से इसको समझाता हूं। मैं यहां पर अभी शाब्दिक अर्थ बताए हैं, फिर मैं बात कर रहा हूं प्रसंग की। प्रसंग के अंदर आप लोग क्या लिखने वाले हैं कि प्रस्तुत कवित हमारी पाठ्य पुस्तक सृजन के पाठ वीर रस के कवित से उद्धृत है। इसके रचयिता कवि भूषण है, ठीक है ना। इस पद में कवि भूषण ने महाराज शिवाजी के शौर्य, पराक्रम, वीरता तथा उसकी विशाल सेना का क्या किया है, वर्णन किया है। उसकी विशाल सेना का क्या किया है, वर्णन किया है। और क्या कह रहे हैं कि जब महाराज शिवाजी अपने शरीर में अत्यधिक उत्साह धारण करके और अपनी चतुरंगनी चारों प्रकार की सेना को सजा करके और जब युद्ध जीतने के लिए चलते हैं तो नगाड़ों की भीषण आवाज आती है। नगाड़ों की क्या आती है, भीषण आवाज आती है। और हाथी जब चलते हैं तो उनके माथे से इतना तरल पदार्थ निकलता है कि नदी नाले उफनने लगते हैं, नदी नाले बहने लगते हैं, ठीक है। और जब हाथी आपस में टकराते हुए, यानी कि जो उसकी विशाल सेना है, जब वो फैल फैल करके चलती है, एल फैल मतलब फैल फैल कर चलती है, तो खलक मतलब संसार, खलक का मतलब क्या है, संसार। संसार की गैल, गैल मतलब गली गली, संसार की गली गली के अंदर खैल बैल यानी कि खलबली मच जाती है और गजन की ठैल पैल। और जब हाथी एक दूसरे को धक्का देते हुए चलते हैं तो उनके टकराहट से इतना कंपन होता है कि बड़े बड़े पर्वत भी, सैल भी, उछलत मतलब उखड़ जाते हैं, बड़े बड़े पर्वत भी उखड़ जाते हैं। और तारा सो तरनी धूरी धारा में लगत जिमी, और धरती पर इतना ज्यादा धूल मिट्टी उड़ती है कि जो सूर्य है वो भी तारे जैसा छोटा सा दिखाई देता है, इतना कंपन होता है। समुद्र जो है थाली पे रखे पारे की तरह हिलने लगता है, समुद्र जो है थाली पे रखे पारे की तरह हिलने लगता है। इस तरह कवि भूषण ने यहाँ महाराज शिवाजी की सेना की विशालता और उसके शौर्य का क्या करा है, वर्णन किया गया है। और कौन से ढंग से किया है, अति शोक्तिपूर्ण ढंग से। कौन से ढंग से, अति शोक्तिपूर्ण ढंग से। और कौन सा अलंकार है, अतिशोक्ति अलंकार है। अतिशोक्ति अलंकार किसको कहते हैं, जहां पर चीजों को बड़ा चढ़ा करके बताया जाता है। तो आपको ये परिभाषाएं याद रखने की जरूरत नहीं है, केवल इतनी चीजें ध्यान रखें। और साथ में आप कह सकते हैं कि इसके अंदर अनुप्रास अलंकार है, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, जब एक जैसे दो शब्द आ जाते हैं, ठीक है। तो ये 4-5 अलंकार आप इसके अंदर नोट कर सकते हो। इसमें वीर रस की प्रधानता है, जहां पर वीर रस होता है वहां ओज गुण होता है। मैंने आपको गुण, काव्य के गुण अच्छे से पढ़ा चुका हूं, ठीक है। तो इन चीजों को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद में हम लोग पढ़ रहे हैं दूसरा कवित। इस दूसरे कवित के अंदर भी क्या है, एक घटना है बच्चों, जिसको आप ध्यान से समझो। होता क्या है कि जिस तरह से अकबर महाराणा प्रताप के साथ संधि करने के लिए 4 लोगों को भेजता है ना, वो
इसी तरह औरंगजेब भी महाराज शिवाजी के साथ में संधि करना चाहता है और औरंगजेब ने अपने दरबार में आसपास के जितने भी राजा थे सबको बुला लिया, ठीक है। अब उसके अंदर महाराज शिवाजी जो है वो और औरंगजेब में हमेशा टकराव रहता था, वो नहीं आते थे, लेकिन उन्होंने संधि करने के बहाने उन्हें अपने दरबार में बुला लिया। किसने बुला लिया? औरंगजेब ने किसको बुला लिया? महाराज शिवाजी को उस दरबार में बुला लिया। अब हुआ क्या, वहां पर दरबार में बुला करके और औरंगजेब को उचित मान सम्मान नहीं दिया। कैसे नहीं दिया? क्योंकि जहां उसे राजाओं के साथ में या अच्छे स्थान पर उसे बैठाना चाहिए था, उसे कहाँ खड़ा कर दिया? जो छोटे सामंत होते हैं, छोटे जो राजा होते हैं, भाई एक सम्राट होता है, एक छोटा राजा, फिर एक सामंत होते हैं, तो जो सामंत लोग थे उन छोटे सामंतों के साथ में बिठा। जैसे मान लीजिए अलवर है, अलवर का जो राजा है वो मेन हो गया, फिर जैसे मान लीजिए मालाखेड़ा में एक सामंत नियुक्त कर दिया, इधर अपन के उमरेण में अलग कर दिया, रामगढ़ में अलग कर दिया। तो ऐसे जो छोटे सामंत थे जिनको 6000 मुद्राएं प्राप्त होती थी, 6000 बोलते थे उनको, क्या बोला जाता था? उन 6000 या 6000 मुद्रा प्राप्त करने वाले सामंतों के साथ में महाराज शिवाजी को उस दरबार में खड़ा कर दिया। अब सोचो, महाराज शिवाजी इतना पराक्रमी शौर्यवान जो योद्धा है और जो उस दरबार में सबसे ऊपर रहने के योग्य था, उसे जब ऐसे छोटे सामंतों के साथ खड़ा कर दिया तो महाराज शिवाजी ने अपने आप को अपमानित महसूस करा, और अपमानित महसूस करा तो गुस्से के मारे उनका चेहरा लाल हो गया। अब उनके चेहरे को, उनके गुस्से को देख करके दरबार में जितने भी लोग मौजूद थे सबकी टाई फीस होगी, सब घबरा गए कि अब क्या होगा। और जो औरंगजेब था उसका मुख भी काला पड़ गया कि यार अब क्या हो गया, ठीक है। तो इसी चीज को, इसी घटना को इस पद के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे। ध्यान से समझिएगा। पहले मैं कुछ कठिन शब्दों के बारे में बताता चल रहा हूं आप लोगों को और अनुवाद करता भी चल रहा हूं कि सबन के ऊपर ही ठाडो रहीबे के जोग, सबन के ऊपर ही ठाडो रहीबे के जोग, ताही खरो कियो 6000 के नियर। यानी कि उस औरंगजेब के दरबार में जो महाराज शिवाजी सबसे ऊपर, सबसे ऊंचे स्थान पर खड़े रहने योग्य थे, भाई दरबार के अंदर सबसे ऊपर टॉप में कौन रहता है? सम्राट, ठीक है। और बाकी सबके पद निश्चित होते हैं उस दरबार के अंदर। तो यहां पर ये जो पंक्ति है, सबन के ऊपर ही ठाडो, ठाडो मतलब खड़ा, रहीबे मतलब रहने के, जोग मतलब योग्य, कि जो महाराज शिवाजी औरंगजेब के उस दरबार में जितने भी राजा थे उन सबसे ऊपर वाले स्थान पर खड़े रहने योग्य था, ताही खरो कियो 6000 के नियर। और उसे खड़ा कहाँ कर दिया? 6000 मुद्रा प्राप्त करने वाले जो छोटे सामंत थे उनके नियर। नियर मतलब इंग्लिश का वर्ड समझ में आ गया ना? नियर मतलब नजदीक, समीप। तो यहां पर भी नियर का मतलब क्या है? समीप। यानी कि 6000 मुद्रा प्राप्त करने वाले जो छोटे सामंत थे उनके पास में, उनके साथ में उसे क्या कर दिया? खड़ा कर दिया। अब इस बात पर वो क्या अपने आप को सम्मानित करेगा, अपमानित महसूस करेगा? तो क्या करेगा? अपमानित। जानी गैर मिसिल, गैर मिसिल का मतलब अपमान। इस बात पर जो है महाराज शिवाजी ने अपने आप को अपमानित महसूस करा और गुस्सीले, गुस्साधारी मन में, गुस्सीले क्रोधी स्वभाव के तो हैं, और उन्होंने अत्यधिक गुस्सा धारण कर लिया अपने मन में। अपने मन में उन्होंने अत्यधिक गुस्से को धारण कर लिया। कीनो ना सलाम ने बचन बोले सीरे, और उस दरबार में ना तो उन्होंने किसी को दुआ सलाम किया, मतलब औरंगजेब था ना सम्राट वहाँ मेन बड़ा, तो कहने का मतलब है ना तो उसके सामने उन्होंने दुआ सलाम करा, ना ही कोई शिष्टाचार की बातें करी, और ना वचन बोले सीरे, और ना ही कोई मीठे मधुर वचन बोले। अपमानित महसूस किया। और ना इन तरह से भूषण भनत, और कभी भूषण कहते हैं, भनत का मतलब कहते हैं, बार बार आएगा 5 पदों के अंदर, भनत का मतलब कहना, कवि भूषण भनत कहते हैं। महावीर बलकन लाग्यो, उस समय जो महाराज शिवाजी है एक महावीर, एक महापराक्रमी योद्धा की तरह बलकन लाग्यो गर्जना करने लगा, घबराने लगा, मतलब ऐसा लाल मुख हो गया उसका उस समय कि पता नहीं क्या कर जाऊं, कि एक महावीर योद्धा की तरह वो बलकन ला गया, एक तरह से वहां पर अपना पराक्रम दिखाने लगा। और सारी पातशाही के उड़ाए गए जीरे, पातशाही शब्द दिमाग में रख लेना कि पातशाही का मतलब क्या है, कि उस दरबार में मौजूद बादशाह औरंगजेब के
दरबार में मौजूद जितने भी लोग थे वो सब दरबारी जो लोग थे, पातशाही का मतलब दरबारी जो लोग थे, उड़ाए गए जीरे, उनका सबका होश उड़ गया कि यार अब क्या होगा। समझ में आ गया ना कि सारी पातशाही के उड़ाए गए जीरे, सारे दरबार में मौजूद जितने भी लोग थे उनके होश उड़ गए। तमकते लाल मुख शिवा को निरखिए भये, यानी कि तमक का मतलब है क्रोध, क्रोध से लाल, तमक मतलब क्रोध, क्रोध से लाल मुख शिवाजी को देखकर, निरखी मतलब देखकर, भय मतलब हो गए, ठीक है ना, मतलब क्रोध से, गुस्से से लाल मुख देखकर, शिवाजी के लाल मुख को देख करके शाह मुख नौरंग, शाह का मतलब है काला, ठीक है, नौरंग का मतलब है औरंगजेब, औरंगजेब, यानी कि औरंगजेब का मुख कैसा पड़ गया, काला पड़ गया, और सिपाहा मुख पियरे, और वहाँ जो सिपाही मौजूद थे उन सिपाहियों का मुख, पियरे का मतलब है पीला, उनका पीला मुख पड़ गया। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही है कि जो महाराज शिवाजी उस दरबार में सबसे ऊपर खड़े रहने योग्य थे, उसे 6000 मुद्रा प्राप्त करने वाले छोटे सामंतों के साथ में खड़ा कर दिया, उनके बीच में खड़ा कर दिया। तो इस बात से उन्होंने अपने आप को अपमानित महसूस करा और अत्यधिक क्रोधी स्वभाव के जो गुस्साधारी मन में, और उन्होंने अपने मन में क्रोध धारण कर लिया। कीनो ना सलाम न वचन बोले सीरे, और वहाँ दरबार में ना तो किसी से दुआ सलाम करा, ना ही कोई शिष्टाचार के मधुर वचन बोले। और कवि भूषण कहते हैं कि उस समय एक महावीर महापराक्रमी योद्धा की तरह वो क्या करने लगे, गर्जना करने लगे, और उसके उस खूंकार, उसके उस क्रोध को देख करके दरबार में मौजूद जितने भी लोग थे सबके होश उड़ गए, ठीक है ना। और गुस्से से लाल मुख शिवाजी को देख करके जो औरंगजेब है उसका मुख भी क्या पड़ गया, काला पड़ गया, और सिपाहियों का मुख क्या पड़ गया, पीला पड़ गया। इस तरह इस पद के अंदर कवि भूषण ने महाराज शिवाजी के शौर्य और पराक्रम का वर्णन किया है। साथ ही औरंगजेब के दरबार में उनका जो अपमान हुआ था, उनके साथ में जो व्यवहार हुआ था, उस घटना का इस पद के अंदर उन्होंने क्या करा है, वर्णन किया है। तो आप लोगों को ये दोनों पद अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगले वीडियो के अंदर हम लोग बाकी के 3 बचे हुए पद हैं उन्हें पढ़ेंगे। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और चैनल को जितना आगे आप बढ़ा सकते हो बढ़ाइए, मदद कीजिए थोड़ी, ठीक है। तो मिलते हैं अगली बार एक नए वीडियो के साथ, नए पदों के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।